हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। हमारे न्यू चैप्टर है, उसका नाम क्या है बेटा? डोरमेंट कंपनी। अब डोरमेंट कंपनी क्या होती है? जो एक इनएक्टिव कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही, कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही। ठीक है, एक ऐसी कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है। ठीक है, अभी कुछ नहीं कर रही, केवल एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, या किसी एसेट को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई गई है। मैं रिपीट करता हूँ, एक ऐसी कंपनी कोई जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही, केवल फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, या केवल एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को या एसेट को होल्ड करने के लिए बनाई गई है, उसे हम क्या बोलते हैं? डोरमेंट कंपनी। सेक्शन 2 में कहीं डिफाइन नहीं किया गया कि डोरमेंट कंपनी का जो यूज है केवल कहाँ होता है? 455 सेक्शन में। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो भी कहाँ दिया गया है? सेक्शन 455 में ही बेटा दिया गया है इसका मीनिंग। ठीक है, आइए स्टडी करते हैं इसको। बहुत सिंपल चैप्टर है, अच्छे से करना है। ठीक है, स्कोरिंग इसमें अच्छे आपके 4-5 नंबर एक तरह से लगा लीजिए, आराम से आ जाएंगे। और इजी चैप्टर है बहुत। ठीक है, चलिए। डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है? कि ऐसी कंपनी जो फॉर्म की गई है, रजिस्टर्ड की गई है अंडर दिस एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कंपनी को बनाया गया है। और ये कंपनी किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट। या फिर क्या है कि किसी एसेट को या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई गई है। किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, किसी एसेट को या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई गई है। जैसे कंपनी बना ली है, उसके पास केवल क्या है? कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क हैं, पेटेंट्स हैं, ऐसे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कंपनी किसी प्रकार की कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करती, एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। सच ए कंपनी और an inactive company may make an application to ROC in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company। ठीक है, आपको समझ आया? एक ऐसी कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, एसेट को होल्ड करने के लिए बनाई गई है, या सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई गई है, एंड साथ में है कि ऐसी कंपनी किसी प्रकार की कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही, या ये इनएक्टिव कंपनी है। अब इसका मीनिंग बताया गया दोनों का, कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होती है, इनएक्टिव कंपनी क्या होती है। या तो कंपनी इनएक्टिव है, या फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही। पहले हम देखते हैं कि इनएक्टिव कंपनी क्या है। ठीक है, एक ऐसी कंपनी जो कोई भी बिजनेस नहीं कर रही, या कोई ऑपरेशन नहीं कर रही, या फिर जिसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं की पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के दौरान, या फिर जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, एंड एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए 2 साल पिछले। ठीक है, पिछले 2 साल। ठीक है, तो पहली बात, एक ऐसी कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, या एसेट को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए को होल्ड करने के लिए बनाई गई है, एंड ऐसी कंपनी को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही, या ऐसी कंपनी जो इनएक्टिव कंपनी है। अब इनएक्टिव कंपनी क्या है? कि एक ऐसी कंपनी जो कोई भी बिजनेस नहीं कर रही, या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही पिछले 2 साल से, या फिर क्या है कि जिसने पिछले 2 साल से ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना ही एनुअल रिटर्न्स फाइल किए, उसे हम क्या बोलेंगे? इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, अब कहते हैं कि यहाँ पे क्या था? या तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही, या इनएक्टिव कंपनी है। अब इनएक्टिव कंपनी क्या है वो हमने मीनिंग देख लिया। अब क्वेश्चन ये है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या है सर? ठीक है, तो आइए, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या है? कहते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन क्या है, क्या मानेंगे? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मान लेंगे, इन 4 ट्रांजेक्शन को छोड़ के। कहते हैं कि ये जो 4 ट्रांजेक्शन है बेटा, इन 4 ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन क्या है? हमारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। अब ये 4 अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कौन सी हैं? पहला, कंपनी कोई आरओसी को फीस पे करती है। कंपनी बेटा क्या है? आरओसी को कोई फीस पे करती है, उसे हम क्या बोलेंगे? कि हाँ भी ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। यही कह रहे हैं ना कि ये 4 ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी सभी ट्रांजेक्शन क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। तो ये 4 ट्रांजेक्शन में क्या है? एक तो जो पेमेंट फीस, खाली आरओसी को पेमेंट दी और कुछ भी नहीं किया, कोई फीस पे की है। ठीक है, या कोई पेमेंट की है हमने किसी एक्ट की, इस एक्ट की या किसी और कानून की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। मान लो कोई भी कानून है, ठीक है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, किसी एम्प्लॉयज़ का जमा करवाना है, ईएसआई जमा करवानी है एम्प्लॉय की, तो कानून बना हुआ है ईएसआई एक्ट, या एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है। तो ठीक है, कानून में कहा गया है कि ये पैसे जमा करवाने, तो वो तो करवाएंगे ही ना हम, तो करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्या है कि हमने केवल शेयर्स अलॉट किए हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किए हैं जो करने होते हैं। ठीक है,
एज पर लॉ मान लीजिए, और या हमने क्या है कि ऑफिस या ऑफिस को मेंटेन करने की या रिकॉर्ड मेंटेन करने की कुछ पेमेंट दी है, हमने फीस पे की है, तो इसे हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। समझ गया? एक तो कहते हैं कि देखो ये एक्ट को जो कंप्लाई करना है, हमें जिस एक्ट को कंप्लाई करना है उसके लिए हमने फीस पे कर दी, या हमने किसी और एक्ट के तहत या इस एक्ट के तहत कुछ हमारी कोई कंप्लाइंसेस थी, उसको पूरा करने के लिए कुछ पेमेंट की है, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, पहला आरओसी को फीस पे की है तो कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या कोई और पेमेंट की है हमने इस एक्ट के तहत या किसी और कानून के तहत, या फिर क्या है कि हमने जो ऑफिस है रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा किया है, ठीक है, उसे हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। या एक लास्ट जो हमने शेयर्स अलॉट किए हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, तो इन 4 ट्रांजेक्शन को हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। इन 4 के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसे हम क्या मान लेंगे बेटा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो उसको रिपीट कर देता हूं मैं कि डोरमेंट कंपनी क्या है। इसकी बात किस में की गई है, सेक्शन 455 में की गई है। कहते हैं कि देखो एक कंपनी जो एसेट को होल्ड करने के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई गई है या किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, डोरमेंट कंपनी बोलेंगे, अगर ये अगली जो 2 कंडीशन है उसमें से एक भी पूरी कर दे। ठीक है, वो क्या है, या तो इनएक्टिव कंपनी हो या कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ना कर रही हो। ठीक है, अब इनएक्टिव कंपनी क्या है, एक ऐसी कंपनी जो पिछले 2 साल से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही, या फिर क्या है कि पिछले 2 साल से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन या कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, इनएक्टिव कंपनी। और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन तो आपने देख लिया कि 4 ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी सभी प्रकार की ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको डोरमेंट कंपनी का मीनिंग एटलीस्ट समझ आ गया होगा। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि एडवांटेज क्या है डोरमेंट कंपनी को बनाने के। देखिए ऐसे है, डोरमेंट कंपनी को बनाने के एडवांटेज ये होते हैं कि गवर्नमेंट की जो कंप्लाइंसेज हैं उससे एग्जम्पशन मिल जाती है। गवर्नमेंट डोरमेंट कंपनीज को बहुत सारी क्या है कि अपनी एग्जम्पशन देती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होती है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब मान लीजिए अगर एक डोरमेंट कंपनी है तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंप्लाइंसेज हैं लॉ के तहत जो डोरमेंट कंपनी को नहीं करनी पड़ती। ठीक है, चलिए, जिससे उसका एक खर्चा बढ़ेगा, कंप्लाइंस कॉस्ट कम हो जाएगी जिससे। ठीक है, और जो कंप्लाइंसेस की बर्डन है वो वैसे ही कम रहेगी उनको। ठीक है, चलिए, और सीएस कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती इन लोगों को। ठीक है जी, चलिए, और दूसरा जो बेसिक बातें हैं इसमें, कोई जैसे मान लो किसी कंपनी को अभी फ्यूचर में प्रोजेक्ट चलाना है, तो ठीक है आज कंपनी बना ली, एक नाम पक्का कर लिया और कंपनी बना के रख ली, गवर्नमेंट कंपनी, कंप्लाइंसेस कम है, कॉस्ट कम है। ठीक है, और चलो हमारी कंपनी तो बन चुकी है, हमें केवल बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए बेटा, तो गवर्नमेंट कंपनी ऑफर्स नंबर ऑफ एडवांटेजेस टू इट्स प्रमोटर्स। तो सब जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं वो क्या है आइए देखते हैं। पहला, एक तो आपका नाम फिक्स हो गया, डोमेन नेम फिक्स हो गया, एंड हेंस ए कंपनी में बी फाउंडेड टू प्रिपेयर ए फॉर ए फ्यूचर अंडरटेकिंग। ठीक है, आपने नाम फिक्स कर लिया, तो ठीक है, कल को आपने पता ही है अब तो बिजनेस ही स्टार्ट करना है, कंपनी तो बन चुकी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं, जस्ट अब बिजनेस ही स्टार्ट करना है। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी ऑफर्स एक्सलेंट एडवांटेज टू द प्रमोटर्स हु वांट टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। केवल कंपनी हमें एक बनानी है जिसमें हमने केवल एसेट होल्ड करनी है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर जो है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ठीक है, लाइसेंस हैं, वो होल्ड करने हैं और हमें कुछ नहीं करना। तो ठीक है, एक कंपनी आप बनाते हो तो उसमें क्या है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लिबिलिटी है, एसेट आपके हाथ में आ गई हैं। ठीक है, अंडर द कॉर्पोरेट शील्ड फॉर इट्स यूजर्स एट ए लेटर स्टेज। कॉर्पोरेट शील्ड क्या है, यही सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, परपेचुअल सक्सेशन वगैरह। जैसे कि एक ट्रेडमार्क ऑफ ए कंपनी नेम इज अमंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए डोरमेंट कंपनी। ठीक है, कंपनी बनाई, कंपनी के नाम पे केवल एक ट्रेडमार्क लेके रख लिया। ठीक है, others are not authorized to trade using the name of dormant company since it is protected। ठीक है, तो डोरमेंट जो है वर्ड ये कौन यूज कर सकता है, केवल एक कंपनी बना सकती है, एक कंपनी ही बना सकते हैं हम डोरमेंट के केस में, डोरमेंट कंपनी के नाम पे। अदरवाइज क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मान लो मुझे अपना कोचिंग सेंटर चलाना है, चलो हम एक नया कोचिंग सेंटर चलाएंगे, 2 साल में उसका नाम लेके रख लेते हैं, हम इस नाम से हम पहले लेके रख लेते हैं। ठीक है, उसमें हम लिस्ट कंप्लाइंसेस करेंगे और हमारी एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है,
फॉर इंस्टांस, इफ ए प्रमोटर वांट्स टू बाय लैंड नाउ फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट एट ए कंपैरेटिवली लेसर प्राइस, ही मे डू द सेम थ्रू डोरमेंट कंपनी सो दैट ही कैन यूज द लैंड फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट। सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, हमें अभी बिजनेस आने वाले टाइम में स्टार्ट करना है और ज़मीन बहुत सस्ती मिल रही है हमें, तो हमने एक कंपनी बनाई डोरमेंट कंपनी, उसके नाम पे केवल ज़मीन लेके रख दी, ठीक है, 3 4 5 साल 10 साल तक हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसा अब कहते हैं कि इट्स असिस्ट द कंपनी इन प्रोजेक्टिंग ए मोर पॉजिटिव इमेज टू पोटेंशियल कंज्यूमर्स एंड और लेंडर्स, ठीक है। अब जैसे मान ली कंपनी बनाई है तो हमें पता है कि ठीक है ये हमने कंपनी बना के रखी हुई है, जो कंपनी के लेंडर्स है उनको भी पता होता है कि ठीक है ये जो एसेट है ये कंपनी के नाम पे अलग से हो रखी है, ठीक है। वंस ए कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ डोरमेंट कंपनी, the annual return for the company can be filed using a simplified form MSC3. Also, the number of BMs to be conducted by a company is reduced. The compliance burden of company is also reduced. ये है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कंप्लाइंस बर्डन कौन बहुत कम हो जाती है, वो आगे पढ़ेंगे भी कौन सी एग्जाम्पशंस हैं इनको, प्रिविलेजेस हैं इनको, ठीक है। डोरमेंट कंपनी को कौन सी एग्जाम्पशंस है, कौन सी प्रिविलेजेस हैं बेटा, अभी हमने आगे करना है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपका जो डोरमेंट कंपनी है उसको क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी, ठीक है। उसके अलावा बाकी कंपनीज को जो 173 के तहत जो बोर्ड की मीटिंग्स हैं वो कितनी करनी होती है, साल में कम से कम 4। तो डोरमेंट कंपनी में क्या है कि केवल अब साल में 2 कर लो चल जाएगा, और मिनिमम जो गैप चाहिए होता है 2 मीटिंग्स के बीच में, ठीक है, वो 90 डेज का है। वैसे कहते हैं कि 173 सेक्शन है बोर्ड मीटिंग का, आपको पता ही है कंपनी लॉ में जो हमने पढ़ा है डायरेक्टर चैप्टर में, बीएम चैप्टर में। तो मैक्सिमम गैप कितना होता है 2 बीएम में, ठीक है। 2 बोर्ड मीटिंग में आपको याद होगा 173 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम गैप होता है बेटा कितना था, याद है 120 डेज का। मैक्सिमम जो गैप है 2 बोर्ड मीटिंग में वो कितना था, 120 दिन का। बट यहाँ पे कहते हैं कि मिनिमम गैप जो है, मिनिमम गैप कितना चाहिए 2 बीएम में, बिटवीन 2 बीएम 90 डेज का, बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स 90 डेज, ठीक है ऐसा। चलिए, डोरमेंट कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्सेस अंटिल इट इज रिएक्टिव, ठीक है। जब तक देखो, जब तक कंपनी रीएक्टिव नहीं होगी, बिजनेस स्टार्ट करना नहीं शुरू करेगी, ठीक है, इनकम नहीं होगी, तब तक टैक्स काहे का पे करना भाई। जब वो रीएक्टिव हो जाएगी, दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, तो ठीक है इनकम होगी तो पैसे देंगे, टैक्स देंगे, तो है ही है, कॉमन सेंस भी है। डोरमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड, जो बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसको ऑप्शनल है, बनाए ना बनाए मर्जी होती है, ठीक है। 3 कंपनी आपको याद होंगी, डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन। 1 पर्सन कंपनी तो होती है स्मॉल कंपनी है, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। इन तीनों कंपनीज के केस में बेटा क्या होता है, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इनके केस में ये क्या होती है, ऑप्शनल, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है इनके केस में, ऑप्शनल होती है, ठीक है। चलिए, फिर कहते हैं जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, जैसे आपको याद होगा कि कई सारी कंपनीज होती हैं जहाँ पे अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो 5 साल बाद बदलना होता है, नया ऑडिटर लेके आओ। फर्म ऑफ ऑडिटर है, ठीक है, तो आप 2 टेन्योर हो सकती हैं 5 5 साल की, उसके बाद बदलना ही होता है ऑडिटर। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर की जो पॉलिसी है वो इन पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो प्रोविजन है रोटेशन ऑफ ऑडिटर की, वो अप्लीकेबल नहीं है डोरमेंट कंपनी पे, ठीक है। और डोरमेंट कंपनी के जैसे हमने बात कर रहे हैं कि स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस कम है, जिस कारण से कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, कॉमन सेंस भी तो है कि कुछ कर ही नहीं रही, कुछ कर ही नहीं रही, ठीक है। और बोर्ड मीटिंग की मैंने बता ही दिया, वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है कि बीएम में क्या होता है, बाकी केसेस में क्या होता है कि जैसे बोर्ड मीटिंग 4 बुलानी होती है साल में, कम से कम 173 सेक्शन आपको याद होगा, तो यहाँ पे केवल 2 बोर्ड मीटिंग बुला ली चल जाएगा। यहाँ केवल साल में 2 बोर्ड मीटिंग बुलाई तब भी चल जाएगा, ठीक है। और कहते हैं डोरमेंट कंपनी को कोई एजीएम बुलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है हर साल, ठीक है। और जो 4 की जगह पे 2 मीटिंग्स हैं वही चल जाएंगी, ठीक है। एजीएम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो बोर्ड मीटिंग है, ठीक है, वो 4 की जगह कितनी बुलानी है, केवल 2। और 2 बीएम में गैप कितना होगा, कम से कम 90 डेज का, ठीक है। और कहते हैं कल को डोरमेंट कंपनी अगर स्टेटस लेना चाहती है एक्टिव कंपनी का, वो हम पढ़ेंगे आगे, तो ले सकती है आराम से, क्या दिक्कत है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेज द कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू कंपनी। कंपनी तो पहले ही बनी हुई है, हमें तो केवल क्या है कि एक्टिव कंपनी का स्टेटस लेना है, ठीक है। याद रखिए, सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। कल को एडवांटेज पूछेंगे, आप कह देना कि एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरा एजीएम बुलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तीसरा बीएम जो है 2 साल में 2 भी हो जाएंगी तो भी चल जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है कि जो कंपनी सेक्रेटरी है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपॉइंट करने की,
ठीक है, ये सब पॉइंट आप लिख देना। उसके अलावा कि जो कंप्लायंस कॉस्ट कम होती है इनकी, ठीक है, कंप्लायंस कॉस्ट जो है बेटा वो क्या है, कम है। ठीक है, कल को इसको, जब तक ये डोमेंट है तब तक कोई टैक्स की कोई पंगा है नहीं, इनका टैक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि टैक्स ही नहीं है। ठीक है, टैक्स लेबिलिटी नहीं है इनकी कोई। बट हाँ, कल को जब ये रीएक्टिव हो जाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, देन दिस कंपनी हैज़ टू पे द टैक्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हो गया हमें डोमेंट कंपनी का मीनिंग एंड एडवांटेज, बिल्कुल फुली क्लियर है हमारे को। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बाय डोमेंट कंपनी। देखो पहला है डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, पहला क्या है, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट। डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट तो है भाई, ठीक है, जैसे डायरेक्टर्स होते हैं आपको पता ही है 149 में। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में 2 कम से कम, पब्लिक में 3, तो इनका भी ऐसी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उनके बिल्कुल मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जैसे आपको पता ही है पब्लिक कंपनी है तो 3 होते हैं, तो यहाँ भी 3 चाहिए। 149 सेक्शन था आपको याद है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड वाला। ठीक है, 149 जो था याद होगा आपको, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन ए केस ऑफ पब्लिक कंपनी और 2 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। और जो 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें क्या है, एक ही है। ठीक है, आपको पता ही है, सिंपल है। फिर मैं लिख देता हूँ ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। तो डायरेक्टर की संख्या जो चाहिए नॉर्मल ऐसी चाहिए होती है 1 2 3, तो यहाँ भी कितनी है 1 2 3। तो डोमेंट कंपनी अगर 1 पर्सन कंपनी है तो डायरेक्टर एक चाहिए, डोमेंट कंपनी अगर प्राइवेट है तो 2 चाहिए, डोमेंट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो डायरेक्टर 3 चाहिए। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे है, अगर कंपनी डोमेंट कंपनी का स्टेटस रखना चाहती है तो उन्हें एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, रिटर्न ऑफ डोमेंट कंपनी इन फॉर्म MC3 एनुअली। MC3 जो है एनुअल बेसिस पे फाइल की जाती है, जब तक कंपनी डोमेंट कंपनी रहती है तब। तो डोमेंट नहीं रह जाएगी फिर काहे को फाइल करनी है। इंटर एलिया इसमें क्या, और काफ़ी डिटेल्स होती हैं, बट मेन तौर पे क्या है, जैसे इनको फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है अपनी। MC3 जो रिटर्न फाइल करनी है, बताना क्या उसमें, फाइनेंशियल पोजीशन होगी बेटा, ड्यूली ऑडिटेड बाय CA इन प्रैक्टिस अलॉन्ग विद सच एनुअल फीस एज प्रोवाइडेड इन द रूल्स विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये याद रख लेना, रिलेवेंट है कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा, यानी कि 31 मार्च को, उसके 30 दिन के अंदर विद इन 30 days क्या है, एक फाइल करनी है MC3 फॉर्म, ई फॉर्म MC3, इसको फाइल करना है ROC को। इसमें कंपनी की क्या होगी बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन होगी, और ये क्या होगा, ऑडिटेड बाय CA। ठीक है, कंपनी का जो CA है इसको ऑडिट करके वो देगा। ठीक है, सिंपल हो गया। आगे हम बात कर चुके हैं नो कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर कहते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं बोर्ड की मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग बुलानी है चल जाएगा, साल में 2 बुला लिया नहीं चल जाएगा। और 2 बोर्ड मीटिंग में जो गैप है वो कम से कम कितना चाहिए, 90 डेज का। ठीक है, सिंपल हो गया। डोमेंट कंपनी की जो मीटिंग्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स कितनी चाहिए, केवल 2। ठीक है, और जो मैक्सिमम गैप है, मिनिमम गैप जो है 2 BM में, मिनिमम गैप कितना चाहिए, मिनिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स कितना चाहिए, ठीक है, 90 डेज। ठीक है, क्लियर हो गया। और रोटेशन ऑफ ऑर्डर की हम बात पहले कर चुके हैं भाई, बातें बार बार। ठीक है, रोटेशन ऑफ ऑर्डर की प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी। उसके अलावा कहते हैं कंपनी शैल कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एंड चेंज इन द डायरेक्टर्स इन द मैनर एंड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन दैट वेन एवर द कंपनी अलॉट द सिक्योरिटी या वेन एवर दर इज द चेंज इन द डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर चेंज होते हैं तो उसकी जो रिटर्न है, या कोई सिक्योरिटीज अलॉटमेंट करती है, अलॉट होती हैं, तो उसकी जो रिटर्न है वो तो फाइल करते रहना है जब तक ऐसा होगा तो। ठीक है, तो ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होगी। पहली बात मिनिमम डायरेक्टरशिप की होगी। दूसरा, ठीक है, MSC3 फॉर्म हो गया। ठीक है, पहली क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम ये हेडिंग डाल दो, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर आएगी फाइलिंग ऑफ MSC3 ऑन एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस पे फॉर्म फाइल करना कौन सा, MSC3।
ठीक है। तीसरा, नो कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। फिर है बोर्ड मीटिंग्स। ये पॉइंट्स वही सेम ही है। ठीक है। और रोटेशन ऑफ ऑडिटर पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल, मतलब आप सेम जो पॉइंट पहले लिखे हैं वही लिख सकते हो। ठीक है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। फिर आ गया रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट या रिटर्न ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी, ये पॉइंट्स आपके बन गए, इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना कैसे है। देखो दो तरीके से होता है। ठीक है। अगर कोई कंपनी का डोरमेंट स्टेटस है तो दो तरीके से होता है, एक तो वॉलंटरी होता है। ठीक है। एक मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है। एक यानी बाय एप्लीकेशन होता है। बाय एप्लीकेशन, ये कंपनी खुद एप्लीकेशन लगा रही है तो बोलते हैं वॉलंटरी। ठीक है। एक बाय आरओसी होता है तो बोलते हैं मैंडेटरी। तो ये कैसे, देखो एक तो कंपनी खुद ही अप्लाई कर दे आरओसी को। लेट अस सपोज कि कंपनी ने ही अप्लाई कर दिया कि हमें डोमेन कंपनी का स्टेटस दे दो भाई, हम तो कंपनी केवल काहे को बना रहे हैं, एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं या एसेट को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बना रहे हैं। तो आरओसी क्या है कि स्टेटस अलाउ कर देगी। ठीक है, सारा कुछ चेक करने के बाद। अब आरओसी कब करेगी, मान लीजिए एक कंपनी है, डिफॉल्टर कंपनी है। ठीक है, डिफॉल्टर कंपनी मतलब 2 साल लगातार एक कंपनी 2 साल लगातार, ठीक है, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना ही एनुअल रिटर्न फाइल करती विद आरओसी, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137, आपको पता है। ठीक है, 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 फाइल नहीं करती। तो नोटिस भेजा, सब कुछ है, नहीं फाइल कर रही, तो फिर क्या करे आरओसी, यही कि कंपनी को क्या है कि डोमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगी, अलॉट कर देगी। कल को वो रिटर्न वगैरह फाइल कर देंगे तो ठीक है, उसको इनएक्टिव एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। इसी डोमेंट कंपनी को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर देगी आरओसी। ठीक है। चलिए, ये तो obtaining dormant status. A company can obtain status as a dormant company by suo motu और आरओसी कैन डिक्लेयर ए कंपनी एज डोरमेंट। ठीक है, एक तो अपनी मर्जी से यानी वॉलंटरी, सीओ मोटो अपनी मर्जी से यानी वॉलंटरी, और दूसरा ये कि आरओसी भी एक कंपनी को डिक्लेयर कर सकती है कि हाँ भी ये कंपनी क्या है, डोरमेंट कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है। नेक्स्ट है सीओ मोटो एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ कंपनी एप्लीकेशन लगाएगी आरओसी को कि हमें ग्रांट करो स्टेटस किस चीज़ का, डोरमेंट कंपनी का। A company which meets the above criteria can apply suo motu to ROC for the status of a dormant company in the form MSC 1। ठीक है, MSC 3 में क्या था कि रिटर्न फाइल करनी थी, एनुअल रिटर्न जो फाइल करनी है MSC 3 में फाइल करनी है, जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होगी। MSC 1 में तो केवल हम अप्लाई करते हैं कि हमें ग्रांट कर दो स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ठीक है, अलॉन्ग विद सच फीस एज प्रोवाइडेड इन द कंपनी, जो भी है रूल्स ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल याद रखो प्रिस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रेजेंस ऑफ रूल 3 और कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, सिंपल बेटा याद रखो, सीओ मोटो एप्लीकेशन लगानी किसमें है। ठीक है, इन MSC 1 फॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड फीस टू आरओसी, बस, विद प्रिस्क्राइब्ड फीस टू, ठीक है, आरओसी। ठीक है, आरओसी को लगानी है एप्लीकेशन। ठीक है, MSC 1 फॉर्म में लगानी है। ठीक है जी, चलिए, विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। नेक्स्ट है आरओसी, मैंने बताया आपको जो डिफॉल्टर कंपनीज है। ठीक है, इन केस ऑफ डिफॉल्टर कंपनीज। ठीक है, जो कंपनीज क्या है, डिफॉल्टर कंपनीज हैं, उस केस में अप्लाई होगा ये। जो कंपनी बेटा क्या है, डिफॉल्टर कंपनीज हैं, 2 साल लगातार हो चुके हैं, ना ही एनुअल रिटर्न ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं, तो आरओसी वहां पे क्या है कि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अलॉट कर देगी। ठीक है, आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। ठीक है, in case a company which has not filed financial statements or annual returns 2 financial years consecutively, एक कंपनी 2 साल लगातार ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती, तो वहां पे क्या है कि आरओसी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस उसको अलॉट कर सकती है। आरओसी में इशू है नोटिस, पहले नोटिस को बोलते हैं रीजनेबल
एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जिसको, ठीक है। एक नेचुरल जस्टिस का एक नियम होता है कि हाँ, कि आप किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेते हो तो पहले उसको नोटिस दो, एक सुनवाई का मौका दो। शो कोज नोटिस होना चाहिए, कारण बताओ नोटिस, और दूसरा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दिस इज कॉल्ड नेचुरल जस्टिस, ठीक है। द आरओसी में इशू ए नोटिस टू सच कंपनी एंड एंटर द नेम ऑफ सच कंपनी इन द रजिस्टर मेंटेन फॉर डोरमेंट कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी का रजिस्टर है, उसमें एंट्री कर लेगी भी हाँ भी एबीसी लिमिटेड कंपनी डोरमेंट कंपनी, ठीक है। हैंस इट इज नॉट ऑलवेज द कंपनी विच अप्लाइज फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी ही अप्लाई करेगी, इवन आरओसीबी के पास भी पावर है कि वो आरओसी सीओ मोटो भी एक एक्टिव कंपनी को डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है, बट आरओसी अपनी मर्जी से नहीं कर रही, मजबूरी होगी उनको, उसको बोलते हैं कंपलसरी एक तरह से, ठीक है। तो फिर आरओसी क्या कर सकती है, शैल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी इफ ये 5 साल का है। अगर कोई भी कंपनी, याद रखना कि डोरमेंट कंपनी मैक्सिमम 5 साल के लिए रह सकती है, तो 5 साल के बाद उस कंपनी का नेम ही स्ट्रक ऑफ कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर डोरमेंट कंपनी रहना चाहती है बेटा, तो कोई भी कंपनी मैक्सिमम 5 साल के लिए, कोई भी कंपनी मैक्सिमम 5 साल के लिए क्या रह सकती है, डोरमेंट कंपनी। कोई भी कंपनी मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए ही क्या रह सकती है, डोरमेंट कंपनी। उसके बाद आरओसी ही उसका नेम स्ट्रक ऑफ कर देती है कि हाँ ये कंपनी क्या है, डिजॉल्व हो गई, खत्म, ठीक है जी। तो आप समझ गए सारी स्टोरी। अगर क्या है कि कंपनी को आपने डोरमेंट कंपनी बनाना है तो 2 कारण हो सकते हैं। एक कंपनी खुद अप्लाई कर रही है, खुद अप्लाई में हमने देख लिया कि एमएससी 1 फॉर्म है, ठीक है, विद प्रिस्क्राइब्ड फीस टू आरओसी। दूसरा क्या है कि जहाँ पे क्या है कि 2 साल लगातार क्या है, 2 ईयर्स क्या है, एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट फाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की गई तो वहाँ पे आरओसी क्या है, अलॉट करेगी आफ्टर गिविंग अ शो को नोटिस कि आपका नाम क्यों ना हम डोरमेंट कंपनी में डाल दें, ठीक है। चलिए बेटा, क्लियर हो गया, सिंपल है ये। नेक्स्ट कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें, लीगल फ्रेमवर्क फॉर डोरमेंट कंपनी, ठीक है। कहते हैं कि एक तो सेक्शन 455 जो हम पढ़ भी रहे हैं साथ साथ, ये क्राइटेरिया बताता है कि हाँ भी किस तरीके से क्या है कि एक कंपनी अगर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहती है तो कैसे कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलता है। वो हमने देखा कि MSC1 फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा किसको, आरओसी को, ठीक है। और दूसरा मैक्सिमम लाइफ भी हमने बात की कि एक डोरमेंट कंपनी की जो मैक्सिमम लाइफ है वो कितनी बेटा, 5 साल, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। कोई कंपनी लगातार 5 साल के लिए डोरमेंट कंपनी रह सकती है, उसके बाद उसका नाम ही स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। या तो 5 साल के अंदर आप क्या करो कि डोरमेंट से कन्वर्ट कर लो एक्टिव कंपनी में। अगर आप 5 साल के अंदर डोरमेंट से एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट नहीं करते तो आपकी कंपनी का नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कंपनी डिसॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है, विदाउट वाइंडिंग अप। विदाउट वाइंडिंग का मतलब कोई एसेट रियलाइज नहीं की, कोई लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं की, कंपनी जैसे थी उसका नेम स्ट्रक ऑफ, भाई कंपनी आज से कंपनी नहीं है, ठीक है। कहते मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द कंपनी कैन बी इन द डोरमेंट स्टेटस इज 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। एक कंपनी लगातार मैक्सिमम 5 साल लगातार, एक कंपनी लगातार 5 साल, 5 साल लगातार क्या है, डोरमेंट कंपनी रह सकती है। ए कंपनी कैन नॉट बी इन द डोरमेंट स्टेटस फॉर मोर देन 5 ईयर्स। कोई भी कंपनी 5 साल से ज़्यादा कभी भी डोरमेंट स्टेटस में नहीं रह सकती। बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स एज डोरमेंट कंपनी सच कंपनी हैव टू अप्लाई फॉर एक्टिवेशन और स्ट्राइक ऑफ, ठीक है। जब 5 साल हो जाएंगे या तो फिर आप फिर तो कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, या तो फिर आप कन्वर्ट हो जाओ फटाफट, एक्टिवेट हो जाओ। एक्टिवेशन यानी कि आप डोरमेंट से आप क्या है एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ। अगर आप एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट नहीं होते फिर आपको मैंडेटरली कंपल्सरली आरओसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, तो आरओसी आपकी कंपनी का नाम स्ट्रक ऑफ कर देगी, डिसोल्यूशन कर देगी कंपनी का। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, जहाँ पे क्या है कि ना कोई एसेट्स रियलाइज हुई, ना कोई लायबिलिटीज पे ऑफ हुई, कंपनी का नेम सीधा ही स्ट्रक ऑफ हो गया, ठीक है। वही है, ठीक है। अगर कंपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाती सेक्शन 455 की, ठीक है, तो जैसे कि रिक्वायरमेंट क्या है कि तो 5 साल में या तो एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ, वो नहीं हुए, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है रिटर्न फाइल करनी है MSC3 की, या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की, तो कंपनी पूरी नहीं करती तो कंपनी का नाम स्ट्रक ऑफ किया जा सकता है बाय आरओसी आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। आरओसी कैन स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ ए डोरमेंट कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी,
ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल है ये। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी, अभी हमने बात की। ठीक है, कंपनी अप्लाई करेगी एमएससी 1 फॉर्म में आरओसी को, ठीक है, बट उससे पहले क्या होगा, कंपनी की मीटिंग्स होंगी, बोर्ड की मीटिंग होगी, ठीक है, कि मेंबर्स की मीटिंग बुलाएंगे, जीएम बुलाएंगे, अप्लाई करेंगे आरओसी को एमएससी 1 फॉर्म में विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस, आरओसी सारा कुछ देखेगी, ठीक है, तब जाके उसको स्टेटस ग्रांट होगा। ठीक है, तो एक्ट दैट विद रूल्स स्टिपुलेट्स द फॉलोइंग प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस एज ए डोरमेंट कंपनी। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, ध्यान से समझना। पहला बीएम, ठीक है, पहला क्या है बेटा, बोर्ड मीटिंग। ठीक है, द कंपनी शैल कॉल ए बोर्ड मीटिंग टू फिक्स डे, ठीक है, डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर जनरल मीटिंग और द मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू पास रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू आरओसी टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी। तो यानी कि बोर्ड की मीटिंग बुलानी है, तो बोर्ड की मीटिंग के लिए भी किस दिन मीटिंग करनी है, कहाँ मीटिंग करनी है, कितने बजे मीटिंग करनी है, यानी वेन्यू है, टाइम है, डेट है, एजेंडा है, सब डिसाइड कर लिया। एजेंडा तो क्या है, डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर करने का। अब कंपनी क्या करेगी, शैल ऑब्टेन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शैल गिव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन इन द शेयरहोल्डर्स मीटिंग। ठीक है, अब क्या है कि जो कंपनी है, ठीक है, वो क्या लेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर, फ्रॉम ऑडिटर्स। जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं उस दिन तक का कंपनी का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन उसमें आ जाएगी। ठीक है, जिस दिन क्या है, एट द टाइम ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसमें सारी आ जाएगी। ठीक है, तो कंपनी की मीटिंग में फाइनेंशियल पोजीशन डिस्कस की जाएगी कंपनी की, और फिर ये एजेंडा रखा जाएगा कि हमें कंपनी कन्वर्ट करनी है भाई डोरमेंट कंपनी में। ठीक है, कंपनी फिर जीएम बुलाए, भाई सेम मीटिंग का दिन तय करो, टाइम तय करो, वेन्यू तय करो। ठीक है, अपॉइंटेड टाइम, प्लेस एंड डेट एज पर द नोटिस कॉलिंग द सेड मीटिंग। द नोटिस शैल प्रपोज द रेजोल्यूशन एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि एसआर इन जीएम, याद रखिएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है इन जीएम, एसआर इन जीएम पास करना है। ठीक है, द कंपनी शैल पास एसआर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी एंड ऑथराइज करेगी डायरेक्टर्स को। ठीक है, आप एप्लीकेशन लगा दो, वो एमएससी 3 जो एप्लीकेशन आप लगा दीजिए, एमएससी 1, ठीक है, एमएससी 1 आप एप्लीकेशन लगा दो, और आफ्टर इशूइंग ए नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी फॉर दिस पर्पस एंड ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर्स इन वैल्यू, यानी कि एसआर पास करना है। आफ्टर पासिंग द एसआर द कंपनी शैल फाइल ई फॉर्म एमजीटी 14। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 117 है, जहाँ पे कहते हैं कि तो एसआर पास होते हैं तो फाइल करने होते हैं आरओसी के पास। ठीक है, आफ्टर एमजीटी 14 जो मेन एप्लीकेशन लगानी है एमएससी 1, ठीक है, सही कर दो इसको, एमएससी 1 था। ठीक है, एमएससी 1 फॉर्म लगाना है विद आरओसी। ठीक है, अलॉन्ग विद द कंपनी ऑफ एसआर कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स एंड द अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, एसआर की कॉपी आ जाएगी, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो सब क्या है कि एमएससी 1 फॉर्म के लगा देने हमने। ठीक है, पहले आपने एसआर पास किया, एसआर की एक उसमें एसआर का इंटीमेशन दिया आरओसी को, ठीक है, एमजीटी 14 फॉर्म में। उसके बाद फिर आपने क्या है कि एमएससी 1 फॉर्म फाइल करना अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद द आरओसी। ठीक है, अब आरओसी जब सेटिस्फाई हो जाएगा, अभी एप्लीकेशन बिल्कुल इन ऑल रिस्पेक्ट्स ओके है, ठीक है, एप्लीकेशन बिल्कुल इन ऑल रिस्पेक्ट्स ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो आरओसी क्या करेगा आपको पता ही है, सिंपल। फिर आरओसी क्या है कि एक सर्टिफिकेट दे देगा किस चीज़ का, कि हाँ भाई कंपनी क्या है, डोरमेंट कंपनी है। ठीक है, आरओसी शैल इशू ए सर्टिफिकेट इन फॉर्म एमएससी 2 ऑन कन्फर्मिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, आरओसी क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा एज ए डोरमेंट कंपनी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्या है, प्री रिक्विजिट्स फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि देखिए, कहते हैं कि क्या मेन पॉइंट्स हैं आपको जो याद रखने पड़ेंगे जब आप क्या है कि स्टेटस लेना चाहते हैं डोरमेंट कंपनी का। यहाँ पे कुछ बेसिक कहते हैं असेंशियल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे आप जब डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे पहला है कि कंपनी के खिलाफ कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन ना पेंडिंग हो। ठीक है, एनी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड और टेकन अप और कैरिड आउट अगेंस्ट द कंपनी। ठीक है, तो आरओसी कहते हैं कि स्टेटस ग्रांट नहीं करेगी डोरमेंट कंपनी का अगर कंपनी के खिलाफ इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कोई पेंडिंग है या ऑर्डर की गई है या पेंडिंग है कंपनी के अगेंस्ट। दूसरा कि अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट की गई है
और वो पेंडिंग है। ठीक है, कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन यानी कानूनी मुकदमेबाजी तो इनिशिएट की गई है और वो प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है। तो पहला क्या है पॉइंट, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। ठीक है, दूसरा प्रोसिक्यूशन इनिशिएट की गई है और पेंडिंग है। ठीक है, और कंपनी के कुछ पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखे हैं, वो आउटस्टैंडिंग है, या फिर क्या है कि कंपनी ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर रखा है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स जो है एक्सेप्ट किए हुए हैं। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स के जो आउटस्टैंड या पब्लिक डिपॉजिट्स या तो आउटस्टैंडिंग है या उनकी जो पेमेंट है उस पर डिफॉल्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पहला फोकस क्या था, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, दूसरा प्रोसिक्यूशन, तीसरा पब्लिक डिपॉजिट्स। फिर है आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं। ठीक है, कंपनी के कुछ लोन्स क्या है, आउटस्टैंडिंग है, भैया पहले लोन दो अगले के। ठीक है, फिर क्या है कि लोन बेशक सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, और कंपनी ने के कोई लोन तो नहीं है। ठीक है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, बट अब अगर कंपनी के कोई आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन है, then the company may apply for status of dormant company only after obtaining NOC from the lender. Such NOC required to be attached in the form which is required to be filed with ROC. कहते हैं कि देखो अगर कंपनी का कोई नोट हैविंग एनी आउटस्टैंडिंग लोन वेदर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो कहते हैं पहली बात तो क्या है कि कंपनी का कोई लोन आउटस्टैंडिंग ना हो। फिर कहते चलो मान लो है, बट इफ, ठीक है, अगर है भी है तो फिर ध्यान ये रखना है कि हाँ भी उनकी एनओसी लेनी है, लेंडर से आप एनओसी ले लो, और एनओसी जो है वो फाइल करनी है आरओसी के पास। ठीक है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है या ऑनरशिप है उसके रिगार्डिंग कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, और सर्टिफिकेट दिया जाएगा मैनेजमेंट से इस रिगार्डिंग कि हाँ भी कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, सच सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड इन फॉर्म विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी। तो एमएससी वन फॉर्म जब लगाना है तो उसके साथ ये सर्टिफिकेट लगाना है जो मैनेजमेंट से लिया जाएगा कि मैनेजमेंट में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, रिगार्डिंग मैनेजमेंट या रिगार्डिंग ऑनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, और किसी प्रकार के जो स्टेचुटरी ड्यूज होते हैं, टैक्सेस हैं, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है, प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई वगैरह, ऐसा कुछ पेंडिंग नहीं है। और कंपनी ने अगर वर्कमैन के ड्यूज में डिफॉल्ट कर रखा है, ठीक है, इज द डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इट्स वर्कमैन ड्यूज। ठीक है, कंपनी ने वर्कर्स के ड्यूज में डिफॉल्ट कर रखा है, वर्कमैन के ड्यूज में डिफॉल्ट कर रखा है। ठीक है, फिर है अगर कंपनी लिस्टेड है इंडिया में या बाहर, कंपनी अगर लिस्टेड है इंडिया में या बाहर। ठीक है, चलिए बेटा ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है हमें, सिंपल सिंपल बिल्कुल इजी टॉपिक है। एक कंपनी अगर लिस्टेड है, ठीक है, इंडिया में या बाहर, तो कंपनी क्या है, डोमेन कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा उसको। या फिर कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, या कोई इंस्पेक्शन है, वो पेंडिंग है। ठीक है, या कंपनी के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट की गई है, ठीक है, वो पेंडिंग है। ठीक है, या फिर कंपनी ने क्या है कि कोई जो उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, टैक्सेस हैं या ड्यूज हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूज। या फिर क्या है कि कंपनी के कोई लोन्स हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। ठीक है, पर ये कि हाँ आप एनओसी ले सकते हैं फिर चल जाएगा। या फिर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं, या फिर डिफॉल्ट एंड डिपॉजिट्स है, ठीक है, डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है। या फिर क्या है, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट देयर ऑन, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, या फिर क्या है, या इंटरेस्ट देयर ऑन। ठीक है, ये क्या था, तो याद होगा डिस्प्यूट होता है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, डिस्प्यूट इन मैनेजमेंट या रिगार्डिंग ऑनरशिप, या फिर रिगार्डिंग, ठीक है जी। तो ये सब आप पॉइंट याद रखना, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, जाना चाहिए नंबर। नेक्स्ट है बेनिफिट्स एग्जाम्पशन। इसमें से मोस्टली बातें हम कर चुके हैं, रिपीटेटिवली वही चीज़ें हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पॉइंट्स रिपीट होने ही हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेशन के हिसाब से। पहला, ठीक है, आप कहते हैं बेनिफिट एग्जाम्पशन क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं चाहिए, बोर्ड मीटिंग वैसे साल में 4 चाहिए होती हैं, इनका 2 में चल जाएगा, और 2 मीटिंग में गैप कम से कम 90 डेज का चाहिए। रोटेशन ऑफ ऑडिटर अप्लाई नहीं होगी। कंप्लाइंस कॉस्ट कम है क्योंकि यहाँ पे कंप्लाइंस है ही ना के बराबर है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। तो लोअर स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस कॉस्ट है एज देयर आर फ्यू स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस एप्लीकेबल टू डोमेंट कंपनी एज कम्पेयर टू एक्टिव कंपनी। डोमेंट कंपनी की टेन्योर कितनी है, मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, 5 साल के अंदर या तो एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करो,
नहीं तो इसका नाम स्ट्रक ऑफ कर देंगे, डिजॉल्व कर देगी आरओसी। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा कि प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी फ्रॉम द डोरमेंट कंपनी। आप कहते हैं कि ठीक है, आपने क्या है कि डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर दिया एमएससी 1 फॉर्म में, आरओसी ने एमएससी 2 में आपको अलॉट भी कर दिया अभी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, आपको एक्टिव कंपनी के अंदर आना है 5 साल के अंदर, तो उसका क्या प्रोसीजर है? ये सेक्शन 455 डील करता है इसमें, रेड विद रूल 8। तो यहाँ पे बात की गई है कि हाँ भी ठीक है, आप डोरमेंट से आप स्टेटस लेना चाहते हैं एक्टिव कंपनी का, डोरमेंट कंपनी से आप एक्टिव कंपनी का स्टेटस लेना चाहते हैं। तो देखिए एमएससी 1 किसका था? एप्लीकेशन का, ठीक है, एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर डोरमेंट कंपनी, ठीक है। और एमएससी 2 जो था ये किसका था? ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट बाय आरओसी एज अ डोरमेंट कंपनी, ठीक है। एमएससी 3 किसका था? जो एक रिटर्न फाइल करनी थी, ठीक है, रिटर्न जो फाइल करती है हर अपना विद आरओसी एनुअल बेसिस पे साल खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए, एन एप्लीकेशन शैल बी मेड इन एमएससी 4, ये मेन पॉइंट याद कर लो। एमएससी 4 फॉर्म में एप्लीकेशन लगानी है फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी बिफोर द एंड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। क्योंकि 5 साल से ऊपर तो उसका कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकता, तो 5 साल पूरे होने से पहले क्या है कि आपको अप्लाई करना है और आपकी जो कंपनी का स्टेटस है वो डोरमेंट से एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग ए डोरमेंट कंपनी, ठीक है। अगर सेट एप्लीकेशन इज नॉट मेड बिफोर द सेट पीरियड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो नेम जो है आपको पता ही है रिमूव किया जा सकता है बाय आरओसी, ठीक है। मोरोवर इफ एनी कंपनी हैज कॉन्ट्राविंड एनी ऑफ द कंडीशन मेंशन्ड इन द ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, द डायरेक्टर शुड विद इन 7 days ऑफ सच कॉन्ट्राविंशन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी। द आरओसी कैन टेक एन एक्शन टू रिमूव द कंपनी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डोरमेंट कंपनीज। वो अभी पढ़ के नहीं आए थे हम पॉइंट्स कि यहाँ भी कौन कौन से केसेस में डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, क्वायरी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मान लो कि कंपनी के पास डोरमेंट कंपनी का स्टेटस है, एक तो वो वॉलंटरी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या है कि कोई भी जो कंडीशन थी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस रखने के लिए कि यहाँ भी ये ना हो वो ना हो कि कंपनी लिस्टेड ना हो, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, क्वायरी ना चल रही हो, प्रोसिक्यूशन वगैरह ना हो, मान लो होगी प्रोसिक्यूशन या इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो डायरेक्टर खुद अप्लाई कर देंगे कि हमें भाई अब डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हम रख नहीं सकते, तो हमारा को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। If it is observed that the company has contravened the conditions for granting the dormant company status after carrying out an inquiry and after giving a notice and a reasonable opportunity of being heard, ठीक है। तो कहते हैं कि डायरेक्टर जब लगेगा कि हाँ भाई अब डोरमेंट कंपनी का स्टेटस रखने के लिए जो कंडीशंस है हम वायलेट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राविशन के वायलेशन के 7 days के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो आरओसी के पास भी पावर है जहाँ पे लगता है कि हाँ भाई इस कंपनी ने जो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस रखने वाली कंडीशंस हैं वही वायलेट कर रखी हैं, तो आरओसी भी क्या है कि इसका जो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस रिवोक करके एक्टिव कंपनी का स्टेटस ग्रांट कर देगी, ठीक है। डोरमेंट कंपनी शैल फॉलो बिलो द प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी ऑन इट्स ऑन, ठीक है। जब खुद ये जैसे अप्लाई करना चाहती थी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, तो एमएससी 1 फॉर्म फाइल किया था, तो यहाँ एमएससी 4 फाइल करना है, ठीक है। When where a dormant company does or omit to do any act which is mentioned in the grounds of application form MSc 1 submitted to ROC for obtaining the status of dormant company affecting its status of dormant company, director shall within 7 days from the date of event file an application for obtaining the status of active company। एक तो अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे जो कंडीशन थी कि हाँ भाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंपनी के केस में कि हाँ भाई अगर कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस रखना है, जैसे वो प्रोसिक्यूशन वगैरह मान लो हो गई, तो फिर ये 7 days के वजन क्या करेंगे, बोर्ड बीएम होल्ड करेंगे, कोई नोटिस वगैरह देंगे, सब कुछ, ठीक है। सेम जो 173 में है कि बोर्ड की मीटिंग बुलानी है, नोटिस ड्राफ्ट करो, डायरेक्टर्स को दो, मीटिंग होगी, ठीक है। तो वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे कि हाँ जी भी हमें एप्लीकेशन लगानी है आरओसी को कि हमें स्टेटस ग्रांट किया जाए, ठीक है, एक्टिव कंपनी का, डोरमेंट से एक्टिव का, और डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे जो एप्लीकेशन लगा सके एमएससी 4 में आरओसी को, और डॉक्यूमेंट साइन कर सके, फॉर्म साइन कर सके, रिटर्न फाइल की जाएगी एमएससी 3 में, ठीक है। शैल बी प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनीज बिग फाइल, ठीक है। तब तक की जो भी डिटेल है वो सब फाइल की जाएगी। फॉर्म एमएससी 4 जो है ई फॉर्म, ठीक है, फाइल किया जाएगा अलॉन्ग विद द फीस, ठीक है। वी शुड बी कंप्लीट बाय रिटर्न इन फॉर्म एमएससी 3। एमएससी 4 अप्लाई करना है कि हमें
स्टेटस ग्रांट करो एक्टिव कंपनी का फ्रॉम डोरमेंट, साथ में MSC 3 जो है, ठीक है, रिटर्न जो है वो लगानी है साथ में, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी, ROC सारा कुछ कंसिडर करने के बाद एक एक्टिव कंपनी का स्टेटस ग्रांट कर देगी, ठीक है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, बहुत सिंपल टॉपिक है। बेसिक देखिए, पहले तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी होती क्या है। तो वहाँ पे आपको याद हो गया कि ऐसी कंपनी की जो बनाई गई है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या किसी एसेट को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, ठीक है, एसेट को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। और साथ में क्या है कि ऐसी कंपनी जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। या फिर क्या है कि जो पिछले 2 साल से लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, डोरमेंट कंपनी। अब ऐसी कंपनी को या तो आप अप्लाई कर सकते हो कि हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, या कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है, भी 2 साल लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की, तो ROC फिर मैंडेटरली इसको ग्रांट कर सकती है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस। फिर कुछ कंडीशंस है जहाँ हमने देखा कि अगर क्या है कि हाँ भी डोरमेंट कंपनी तब तक डोरमेंट है जब तक क्या है कि उसके खिलाफ कोई इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ना हो, या प्रोसिक्यूशन ना इनिशिएट की गई हो उसके खिलाफ, या पेंडिंग ना हो, या मैनेजमेंट में कोई झगड़ा नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है रिगार्डिंग मैनेजमेंट या ऑनरशिप के रिगार्डिंग कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, या कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कंपनी के जो कुछ लोन्स हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वो आउटस्टैंडिंग ना हो, पब्लिक डिपॉजिट्स में कोई डिफॉल्ट ना हो, पब्लिक डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। तो ये सब बातें हमें सिंपल है, बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। अब MSc जो 4 हैं फॉर्म्स हैं, MSc 1 अप्लाई करने का, MSc 2 सर्टिफिकेट जो अलॉट करेगी ROC, MSc 3 रिटर्न जाएगी, MSc 4 में जब क्या है कि डोरमेंट से एक्टिव के लिए अप्लाई कर, ठीक है। तो बहुत सिंपल टॉपिक्स है, बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको अच्छे से करिए, इसको वाइंड अप कीजिए, कुछ चैप्टर में नहीं है पर हाँ 4-5 नंबर आपके फ्री में है, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से करके आपने जाना है, और चैप्टर में से आना ही आना होता है हर बार, ठीक है बेटा, थैंक यू।